नमस्कार। बिहार की धरती, ये नाम सुनते ही मन में कई तस्वीरें आती हैं। लिट्टी चोखा, छठ पूजा, नालंदा के खंडहर और हाँ, लाखों युवा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में लगे हैं। और इन्हीं साथियों के लिए बिहार को जानना सिर्फ संस्कृति को समझना नहीं है, बल्कि परीक्षा की एक एक सीढ़ी चढ़ना भी है। तो आज की हमारी ये खास बातचीत बिहार की आत्मा के एक ऐसे हिस्से पर है जो हर घर, हर आंगन में गूंजता है। मैं बात कर रही हूँ वहाँ के लोक संगीत की। हमारा मिशन है इसके रंगों को समझना और ये भी जानना कि परीक्षा में इससे जुड़े सवालों को कैसे हल किया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, बिहार की लोक संगीत की जो सबसे खूबसूरत और शायद सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये शास्त्रों से नहीं, ये जीवन से निकला है। मतलब ये एक मौखिक परंपरा है, एक ओरल ट्रेडिशन जिसे हम कहते हैं। हाँ। इसे किसी किताब में लिखा नहीं गया है, बल्कि इसे पीढ़ी दर पीढ़ी माँ ने बेटी को, दादी ने पोती को बस गाकर सुनाया है। ये गीत एक तरह से बिहार के लोगों की डायरियां हैं, हाँ। जिसमें उन्होंने जन्म की खुशी, फसल का इंतजार, सावन की फुहार और बिछड़ने का दर्द सब कुछ सुरों में कैद कर लिया है। क्या बात है। लोगों की डायरी, इससे बेहतर तरीके से तो इसे समझाया ही नहीं जा सकता। तो चलिए इस डायरी का पहला पन्ना खोलते हैं। जीवन की शुरुआत होती है जन्म से। बिहार में इस खुशी के मौके को संगीत में कैसे पिरोया गया है? मैं सोहर की बात कर रही हूँ। बिल्कुल, सोहर सिर्फ एक गीत नहीं है, वो एक आशीर्वाद है, एक मंगल कामना है। जब घर में कोई नया मेहमान आता है, मतलब बच्चे का जन्म होता है, तो पूरा माहौल खुशी से भर जाता है। तो बस इसी खुशी को सुर देने का काम सोहर करता है। ये मुख्य रूप से घर की महिलाएं मिलकर गाती हैं, दादी, नानी, चाची, बुआ। और ढोलक की थाप पर जब कई औरतें एक साथ गाती हैं, तो एक अद्भुत समा बंध जाता है। अच्छा, इसके बोलों में किस तरह के भाव होते हैं? क्या ये सिर्फ एक बधाई गीत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, उससे कहीं ज्यादा। इसके बोल बहुत गहरे होते हैं। एक तरफ तो बच्चे के आने की खुशी का वर्णन है, जैसे ललना गोद मिले के हम खिलाए भोल। वहीं दूसरी तरफ इसमें अक्सर देवी देवताओं का आह्वान भी किया जाता है। बच्चे के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की जाती है। कुछ सुहर में तो माँ की 9 महीने की तकलीफ और फिर बच्चे को देखकर उस दर्द को भूल जाने का भी बड़ा मार्मिक वर्णन होता है। तो ये उत्सव, भक्ति और ममता का एक मिला-जुला, एक संगम है, कह सकते हैं। बिल्कुल एक संगम है। ये तो वाकई बहुत सुंदर है। मतलब ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि इस पूरे अनुभव को समेटने वाला एक भावनात्मक गीत है। और जो हमारे साथी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ से मुख्य बिंदु क्या होगा? उनके लिए इसे याद रखना बहुत आसान है। प्रश्न सीधा आता है कि बच्चे के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले संस्कार गीत को क्या कहते हैं? जवाब है सोहर। ओके। तो बस एक लाइन में याद रखना है, सोहर मतलब जन्म संस्कार गीत। ये बिहार के किसी भी क्षेत्र की परीक्षा हो, बीपीएससी हो या बीएसएससी, ये सवाल अक्सर देखने को मिलता है। बहुत स्पष्ट। तो जीवन की शुरुआत सोहर के मंगल गीत से हो गई। लेकिन जीवन सिर्फ एक घटना नहीं, ये तो मौसमों का एक चक्कर है। बिहार में ये बदलता मौसम, ये धूप छांव संगीत में कैसे ढलती है? मेरे मन में एक नाम आ रहा है, चैता। ये नाम सुनते ही चैत का महीना याद आता है। क्या इसका संबंध सीधा सीधा महीने से ही है? आपका अनुमान एकदम सही दिशा में है। चैता का सीधा संबंध चैत के महीने से है, जो मार्च अप्रैल में आता है। लेकिन ये सिर्फ कैलेंडर का एक महीना नहीं है। बिहार के लिए चैत का महीना बहुत खास होता है। ये एक तरह से संक्रमण का समय है। सर्दियों की नमी जा चुकी है और गर्मियों की तपिश धीरे धीरे बढ़ रही है। खेतों में रबी की फसल, खासकर गेहूं, पककर तैयार हैं, कटाई का इंतजार कर रही हैं। और हवा में एक अजीब सी बेचैनी और एक अजीब सा रोमांस घुला होता है। चैता इसी का संगीत है। वाह, मतलब ये सिर्फ फसल का गीत नहीं है, बल्कि उस पूरे मौसम के मिजाज का गीत है। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी धुन में एक खासियत होती है। इसे अक्सर बहुत ऊंची तान में गाया जाता है, जैसे कोई दूर किसी को पुकार रहा हो। इसमें आपको प्रेम और श्रृंगार का भाव भी मिलेगा। गांव के पुरुष जब दिन भर की मेहनत के बाद रात में चौपाल पर इकट्ठा होते हैं, तो चैता की तान छेड़ते हैं। एक तरफ फसल घर आने की खुशी का इंतजार है, तो दूसरी तरफ प्रेम की भावना भी है। ये उस मौसम की ऊर्जा को आवाज देता है, कह सकते हैं। और परीक्षा के दृष्टिकोण से चैता को कैसे याद रखा जाए? देखिए, स्टैटिक जीके में मौसमी लोकगीतों पर सवाल जरूर बनते हैं। तो यहाँ पर बस इतना याद रखना है कि चैता का संबंध चैत महीने से है। ये एक मौसमी गीत है। चैता से चैत नाम में ही जवाब छुपा है।
इससे ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये कनेक्शन पता होना चाहिए। ठीक है। चैत की उस तीखी धूप और मेहनत के बाद मन को सबसे ज्यादा इंतजार तो बारिश का ही होता है। मुझे लगता है संगीत भी यही काम करता है, मन को भिगो देता है। तो बिहार में मानसून का स्वागत संगीत के जरिए कैसे होता है? क्या बात कही आपने। और मानसून का स्वागत बिहार में जिस गीत से होता है उसका नाम ही नमी और ठंडक का एहसास देता है, कजरी। जैसे ही आसमान में काले कजरारे बादल घिरते हैं, सावन का महीना आता है, तो बिहार के गांव देहात में, खासकर भोजपुर के इलाके में कजरी की धुनें गूंजने लगती हैं। कजरी के बारे में मैंने सुना है कि ये सिर्फ खुशी का नहीं बल्कि इसमें विरह और दर्द का भी एक पुट होता है। ऐसा क्यों है? हाँ, यही तो कजरी की आत्मा है। देखिए, सावन का मौसम बड़ा विरोधाभासी होता है। एक तरफ चारों ओर हरियाली है, बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, लड़कियां पेड़ों पर झूले डाल रही हैं, एक उत्सव का माहौल है। लेकिन यही मौसम यादों को भी कुरेदता है। उस स्त्री की कल्पना कीजिए जिसका पति परदेस गया है। उसके लिए बारिश की बूंदें खुशी नहीं बल्कि विरह की आग को और भड़का देती हैं। उसे झूले पर अकेली अपनी सहेलियां तो दिखती हैं, पर अपना साथी नहीं दिखता। कजरी इसी मीठे दर्द को, इसी प्रेम और विरह के मिले जुले भाव को आवाज देती है। इसकी धुन में एक उदासी भरी मिठास होती है। मतलब ये प्रकृति और इंसानी भावनाओं का एक अद्भुत संगम है। एकदम। और यही जो इसका सीधा कनेक्शन है ना मौसम से, यही चीज इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक फेवरेट क्वेश्चन बना देती है। अक्सर मैच द फॉलोइंग में आपको कजरी के सामने मॉनसून या सावन का गीत का ऑप्शन मिलेगा। तो सोहर जन्म के लिए, चैता चैत के महीने के लिए और कजरी सावन के महीने के लिए, ये तीनों तो एकदम पक्के नंबर है। हमने जन्म की बात की, मौसम की बात की, लेकिन कुछ गीत ऐसे भी हैं जो किसी मौसम या अवसर के मोहताज नहीं। वो सीधे दिल की गहराइयों से निकलते हैं, खासकर जब दिल में दर्द हो। मैं बिरहा और पुरभी की बात कर रही हूँ। सुनने में ये दोनों ही विरह के गीत लगते हैं। इनमें क्या समानता है और क्या ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? आपने बहुत गहरा सवाल पूछा। ये दोनों ही गीत दर्द और अलगाव की कोख से जन्मे हैं, लेकिन इनके जन्म की वजह अलग अलग है। ये एक सिक्के के दो पहलू नहीं बल्कि दर्द के दो अलग अलग चेहरे हैं। पहले बिरहा को समझते हैं। बिरहा शब्द तो वो सीधे सीधे विरह से ही बना है, जिसका मतलब है सेपरेशन या जुदाई। तो इसमें किस तरह की जुदाई का जिक्र होता है? इसमें प्रेमी और प्रेमिका या पति और पत्नी के बीच की जुदाई का दर्द होता है। इसकी सबसे खास बात है इसका अंदाजे बयां। इसे ज्यादातर पुरुष गायक गाते हैं और अक्सर इसमें सवाल जवाब की शैली होती है। एक गायक अपनी व्यथा सुनाता है तो दूसरा उसे जवाब देता है। एक तरह की संगीतमय बहस या कथा बन जाती है। बिरहा भोजपुरी अंचल की लोक गायकी का एक बहुत ही पावरफुल फॉर्म है। इसमें आपको सिर्फ दर्द नहीं, एक ऊर्जा भी महसूस होगी। अच्छा, तो ये प्रेम में अलगाव की कहानी है। फिर पूर्वी इससे अलग कैसे है? इसका दर्द कैसा है? पूर्वी का दर्द ज्यादा सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। इसका मुख्य विषय है प्रवास यानी माइग्रेशन। इसे समझने के लिए हमें उस दौर के बिहार में चलना होगा जब गांवों में रोजगार की कमी थी और लोगों को पैसा कमाने के लिए अपना घर, अपनी जमीन, अपने परिवार को छोड़कर बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था। और उस समय बिहार से लोगों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र था पूरब की दिशा में बसा शहर कलकत्ता। ओहो, तो पूर्वी का मतलब पूरब की ओर से है। बिल्कुल, पूर्वी यानी पूरब की ओर जाने वाले की याद में गाया जाने वाला गीत। जब पति कलकत्ता कमाने चला गया है और पीछे गांव में उसकी पत्नी महीनों, कभी कभी सालों तक उसका इंतजार कर रही है। वो अपनी चिट्ठी में क्या लिखती होगी, वो अपने मन की बात किससे कहती होगी। पूर्वी उसी औरत के मन की आवाज है। इसमें इंतजार है, शिकायत है, घर लौट आने की गुहार है। ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि उस दौर के आर्थिक दबाव और सामाजिक बदलाव का एक जिंदा दस्तावेज है। ये हमें बताता है कि विकास की कीमत परिवारों को कैसे चुकानी पड़ती थी। ये तो सच में बहुत मार्मिक है। मतलब बिरहा जहाँ एक व्यक्तिगत प्रेम की कहानी है, वहीं पूर्वी एक पूरे समाज के दर्द और पलायन की दास्तां है। परीक्षा के लिए इन दोनों के बीच के इस बारीक अंतर को कैसे याद रखा जाए? बहुत आसान है, बस दो कीवर्ड्स याद रखने हैं। बिरहा विरह, अलगाव, सेपरेशन, और पूर्वी प्रवास, माइग्रेशन। अगर ये दो शब्द याद हैं तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। बिरहा प्रेम की जुदाई है और पूर्वी पेट के लिए हुई जुदाई का दर्द है। ये बात तो सही है कि ये गीत संस्कृति को सहेजते हैं, लेकिन एक सवाल मन में आता है। आज की डिजिटल दुनिया में जहां हर तरह का संगीत बस एक क्लिक दूर है, क्या इन लोकगीतों का प्रभाव कम नहीं हो रहा है? क्या युवा पीढ़ी इनसे उतना ही जुड़ाव महसूस करती है? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब हाँ और ना दोनों में है। ये सच है कि शहरों में
युवा पीढ़ी के बीच शायद वो सीधा जुड़ाव कम हुआ हो। लेकिन अगर आप बिहार के गाँव में जाएं तो आज भी किसी शादी में आपको डीजे पर बॉलीवुड गाने बजते मिलेंगे। लेकिन उसके बाद जब घर की औरतें ढोलक लेकर बैठती हैं तो वो सोहर और बन्ना बन्नी ही गाती हैं। छठ के घाट पर आज भी शारदा सिन्हा के गाए पारंपरिक गीत ही गूंजते हैं। ये गीत उनकी पहचान का हिस्सा हैं, उनकी जड़ों से जुड़े हैं। और हाँ, कई नए कलाकार इन लोक गीतों को नए अंदाज में पेश करके युवाओं तक पहुंचा भी रहे हैं। तो रूप बदल रहा है लेकिन आत्मा वही है। ये ओरल हिस्ट्री है जो हर पीढ़ी अपनी जरूरत के हिसाब से सहेज लेती है। ये सुनकर अच्छा लगा कि जड़ें अभी भी मजबूत हैं। चलिए अब एक बार उन सभी साथियों के लिए जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सारे मुख्य बिंदुओं को वन लाइनर्स में दोहरा देते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। जरूर, मैं बहुत धीरे धीरे और साफ साफ दोहराता हूँ, बस इन की पॉइंट्स को पकड़ लेना है। पहला, सोहर, यह है जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला संस्कार गीत। दूसरा, चेता, ये चैत महीने का एक मौसमी गीत है। तीसरा, कजरी, ये मॉनसून यानी सावन के महीने का गीत है। चौथा, बिरहा, ये विरह या अलगाव की भावना पर आधारित है। और पांचवा, पूर्बी, ये प्रवास यानी माइग्रेशन के दर्द को बयान करने वाला लोकगीत है। एकदम क्रिस्टल क्लियर। और अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो एक छोटा सा निमोनिक या यूं कहें कि एक शॉर्टकट बना सकते हैं। बस इन गीतों के पहले अक्षर को याद कर लीजिए। SCKBP। S से सोहर, C से चैता, K से कजरी, B से बिरहा और P से पूर्बी। इस क्रम को एक दो बार दोहराएंगे तो यह हमेशा के लिए याद हो जाएगा। FKBP, ये तो बहुत ही कारगर तरीका है। आज के इस चर्चा में हमने न सिर्फ बिहार के लोक संगीत को जाना बल्कि उस मिट्टी की खुशबू को महसूस भी किया है। ये सिर्फ परीक्षा के तथ्य नहीं थे, ये बिहार के जीवन का एक खूबसूरत अध्याय था। बिल्कुल। और अंत में मैं एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। हमने देखा कि कैसे ये गीत बिहार के जीवन के हर अवसर, हर मौसम, हर भावना से जुड़े हैं। ठीक इसी तरह बिहार के त्योहार भी यहाँ की संस्कृति में रचे बसे हैं। छठ पूजा हो, तीज हो या सामा चकेवा। अब सोचने वाली बात यह है कि इन गीतों और इन त्योहारों का आपस में क्या रिश्ता है। क्या छठ के गीत के बिना छठ पूजा उतनी ही सोलफुल होगी? क्या होली के जोगिरा के बिना होली में वो रंग आएगा? संगीत के बिना त्योहार अधूरे हैं या त्योहारों के बिना संगीत को वो मंच नहीं मिलता? ये एक बेहतरीन सवाल है सोचने के लिए कि कौन किसे पूरा करता है। और मुझे लगता है इसी सवाल का जवाब हमारी अगली बातचीत का आधार बनेगा, जब हम बिहार के प्रमुख त्योहारों की दुनिया में उतरेंगे। जी, हमारी अगली चर्चा बिहार के प्रमुख त्योहारों पर ही केंद्रित होगी, जहां हम संगीत और उत्सव के इस गहरे रिश्ते को और भी करीब से समझने की कोशिश करेंगे।